इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है। पहली वीडियोस के अंदर हमने समझा था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारत का संविधान किस तरह से बना। इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हिंदुस्तान के संविधान के क्या वो फीचर्स हैं। और जब मैं सेलिएंट फीचर्स की बात करता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि क्या वो चीजें हैं हमारे संविधान के अंदर जो हमारे संविधान को बाकी देशों के संविधान से अलग करती हैं। तो क्या वो फीचर्स हैं, क्या वो यूनिक फीचर्स हैं हमारे संविधान के, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स की बात करता हूं, इसके अंदर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि पहला फीचर तो इसका ये है कि ये सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है लिखा हुआ पूरी दुनिया का, मतलब कि लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कुछ होते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन है। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि उसको लिखा नहीं गया है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब नहीं है कि उसको लिखा नहीं होता है, लिखा तो वो भी होता है, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको नहीं लिखा जाता है। तो जब मैं भारत के संविधान की बात करता हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का। जैसे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में, उस वक्त हमारे पास एक प्रीएम्बल था, हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे और इन 395 आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था। मतलब कि पार्ट्स क्या होते हैं, देखिए पार्ट्स होते हैं जैसे हमारे चैप्टर्स होते हैं और आर्टिकल्स होंगे जैसे हमारे चैप्टर के अंदर सब यूनिट्स होते हैं। तो बेसिकली जब मैं पार्ट्स की बात करता हूं, ये जो 395 आर्टिकल्स हैं इनको 22 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे कि 1 से लेके 4 तक आर्टिकल जो है वो पहले पार्ट के अंदर आएंगे, उसके बाद 4 से लेके 12 तक आर्टिकल्स जो है वो दूसरे पार्ट के अंदर आएंगे, 11 तक, उसके बाद 12 से लेके जो है वो 35 तक आर्टिकल्स जो है वो तीसरे पार्ट के अंदर आएंगे, 36 से लेके 51 तक जो है वो चौथे पार्ट के अंदर आएंगे। तो क्या था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था 1949 में, उस वक्त हमारे पास एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। और आज की अगर आप बात करें तो उसके बाद कई सारी अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाई गई, कई सारी एडिशंस हुई, कई सारी डेलीशंस हुई इसके अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि आज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, उसके बाद हमारे पास 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। उसके बाद जब मैं बात करता हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा क्यों है ये लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम एलिफेंटाइन साइज का भी कहते हैं। एलिफेंट वर्ड से निकला है, एलिफेंट क्या होता है, हाथी। तो एलिफेंटाइन साइज हो गया, मतलब कि बहुत बड़ा। क्यों है ये बहुत बड़ा, इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर आता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का मतलब ये हुआ कि भारत जैसा देश जो इतना बड़ा है, जिसका वास्ट एरिया है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, और हमारा देश इतना बड़ा डाइवर्स देश है, कई सारे रिलीजन है, कई सारी एथनिसिटीज हैं। तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन तो होना ही चाहिए। सेकंड, इसके पीछे कारण है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स का मतलब हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। मतलब कि जब भारत का संविधान नहीं बना था, उससे पहले भारत को चलाया जाता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के तहत, जो कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक एक्ट था। इस एक्ट के तहत पूरे भारत को चलाया जाता था। अब जो स्ट्रक्चर था ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सारा का सारा इस एक्ट से ड्राइव किया गया है। मतलब कि जब हम अपने संविधान को बना रहे थे तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को भी कॉपी किया, मतलब कि इसमें से भी कई सारी चीजें निकाली, क्योंकि ये जो एक्ट था इसके तहत हमारा देश चलता था पहले से। तो हमारे देश के अंदर जो है लोगों को एक फैमिलिटी हो गई थी इस एक्ट के तहत, इस सिस्टम के तहत। तो क्या हुआ, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था, यहां से कई सारे प्रोविजंस हमने डिराइव किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब कि हमने हाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहां से ही डिराइव किया है। तो बेसिकली हुआ क्या, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था ये बहुत बल्कि था, यही बहुत बड़ा था। तो हमारा संविधान तो बड़ा होना ही था, क्योंकि हमने इसमें से कई सारे प्रोविजंस को ड्राइव किया है। उसके बाद यहाँ पे आता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। हमारा संविधान जो है वो सेंटर के लिए भी वही संविधान है और स्टेट के लिए भी वही संविधान है। अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहां पे स्टेट्स के लिए अलग संविधान होता है, सेंटर के लिए अलग संविधान होता है। हमारे हिंदुस्तान की भी अगर आप बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए 2019 तक अलग संविधान होता था। लेकिन अब ओवरऑल तरीके से अगर आप भारत देश की बात करें तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स
एक ही संविधान के तहत चलते हैं। तो बेसिकली है क्या, हमारी सेंटर के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी एक ही संविधान है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़ा है। उसके बाद इसके अंदर आता है डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जिन लोगों ने संविधान को बनाया, वो मैक्सिमम लोग जो है वो लॉयर्स थे, लीगल एक्सपर्ट्स थे। जैसे आप बी आर अम्बेडकर की बात कर लो, सरदार पटेल की बात कर लो, नेहरू जी की बात कर लो, उसके बाद राजा गोपालचारी की बात कर लो। तो ये सब लोग जो है वो क्या थे, लॉयर्स थे, लीगल एक्सपर्ट्स थे। तो जब लॉयर्स संविधान को बनाएंगे तो वो लंबा तो होगा ही। तो ये सब कारण थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एलिफेंटाइन साइज के पीछे, लेंथेस्ट होने के पीछे। तो हमारा सबसे यूनिक फीचर या फिर एक सेलेंट फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का। उसके बाद सेकंड फीचर इसका आता है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारा भारत का संविधान है इसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया गया है। मतलब कि हमने कई सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को जो है पढ़ा, वहां से कई सारे फीचर्स को जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला। तो हमने 60-70 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और वहां से कई सारे अलग अलग फीचर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले, जो जो हमें लगता था कि हमारे देश के हिसाब से सूट करेंगे। हम अलग अलग संविधानों में से अलग अलग फीचर्स को उठाते गए। कुछ हमने रशिया से उठाए, कुछ हमने कनाडा से उठाए, कनाडा से हमने फेडरलिज्म का जो सिस्टम था वो उठाया। उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया से कई सारे फीचर्स उठाए, जर्मनी से, यूएसएसआर से, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका से, जापान से। तो अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी अच्छे अच्छे चीजें थी उनको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला अपने देश के हिसाब से। तो जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स को यूएसए से ड्राइव किया, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट लिया। हमने डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो है वो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आप देखते हैं आज, लोकसभा, राज्यसभा, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कैबिनेट सिस्टम जो है वो हमने ब्रिटेन से लिया। हमने कई सारे फीचर्स, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो लार्जर एक्सटेंट था वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो हमारे देश के अंदर ब्रिटिशर्स ने लाया था, उसमें से कई सारे फीचर्स को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला। तो बेसिकली है क्या कि हमने अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ा और वहां से अच्छे अच्छे फीचर्स जो हमारे देश को सूट करते थे, जो हमारे देश के लिए सही थे, उनको हमने डिराइव किया, वहां से लिया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला। कई सारी मॉडिफिकेशंस उन फीचर्स के अंदर की। उसके बाद इसके अंदर आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले आपको समझना होगा कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है। तो रिजिडिटी होता है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। रिजिड होने का मतलब ये होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, इसके अंदर अमेंडमेंट्स लाना बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 200-250 साल हुए बने हुए, 1775 के टाइम का है शायद वो। तो उसके बाद अब तक अगर मैं बात करूं तो वहां पे सिर्फ 25 अमेंडमेंट्स या 26 अमेंडमेंट्स के आसपास उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाई गई है। वहीं अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो यहाँ पे 100 से ऊपर अमेंडमेंट्स लाई जा चुकी हैं, जो कि अभी 100 साल पहले भी नहीं बनाया, मतलब कि 70-80 साल हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए। तो बेसिकली रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको चेंज करना, जिसके अंदर अमेंडमेंट्स लाना, जिसके अंदर एडिशंस और वेरिएशंस करना बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है। वहीं एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि जैसे देश में ऑर्डिनरी लॉज बनाए जाते हैं, उन ऑर्डिनरी लॉज के तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी किया जा सकता है। मतलब कि जिस तरह से ऑर्डिनरी लॉज बनाए जाते हैं सिंपल मेजॉरिटी के तहत, जैसे कि अगर 200 मेंबर्स प्रेजेंट है पार्लियामेंट के अंदर, 100 मेंबर्स के साइन चाहिए एक लॉ को पास होने के लिए, उसी तरह से सिंपल मेजॉरिटी या फिर ऑर्डिनरी तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जब मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है। कई सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिजिड हैं, जिनको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल भी है। कई सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आसानी से चेंज हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। मतलब कि इसको चेंज, कुछ प्रोविजंस हैं इसके जिनको आसानी से चेंज किया जा सकता है, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये ब्लेंड है फ्लेक्सिबिलिटी का और रिजिडिटी का। उसके बाद फोर्थ इसका फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। तो बेसिकली बात ये है कि जो हमारा भारत का संविधान है वो फेडरल तो है ही,
लेकिन उसी के साथ साथ भारत के संविधान के अंदर कई सारे यूनिटरी फीचर्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या क्या होना जरूरी है और भारत का संविधान क्या फेडरल है या नहीं। तो सबसे पहले जब हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उसके पैरामीटर्स की बात करते हैं कि क्या चीजें हैं जो एक संविधान को फेडरल बनाती है, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या भारत का संविधान भी फेडरल है या नहीं है। तो सबसे पहले एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या जरूरी है, टू गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। टू गवर्नमेंट्स का मतलब ये है कि एक सेंटर में गवर्नमेंट है और एक स्टेट में गवर्नमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हिंदुस्तान में भी सेंटर में भी गवर्नमेंट होती है, स्टेट में भी गवर्नमेंट्स होती हैं। उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए। तो बिल्कुल भारत के अंदर भी डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब हो गया कि सेंटर जो है उसकी अलग पावर्स हैं, स्टेट की अलग पावर्स हैं। बिल्कुल हैं। हमारे भारत के अंदर जो है वो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, जिसके अंदर सेंटर और स्टेट की पावर्स को डिवाइड किया गया है। उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो क्या भारत में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? बिल्कुल है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। उसके बाद यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम होना चाहिए, राइट। तो हिंदुस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। उसके बाद क्या होना चाहिए, रिजिडिटी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि भारत का संविधान जो है वो रिजिड भी है। उसके बाद बाइकैमलिज्म होना चाहिए। तो बाइकैमलिज्म का मतलब ये है कि जैसे हमारा पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो क्या भारत के अंदर है? बिल्कुल है। तो ये सारे पैरामीटर्स तो हिंदुस्तान के अंदर फिट बैठ रहे हैं, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिट बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इसी के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि यूनिटरी फीचर्स हैं, जो कि नॉन फेडरल फीचर्स हैं। जैसे कि हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर है। स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब ये हुआ कि कई सारी स्पेशल पावर्स जो है वो सेंटर के पास हैं। जैसे कि इमरजेंसी की पावर्स हैं, जैसे कि सेंटर जो है वो यूनियन लिस्ट के ऊपर भी कानून, स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कानून बना सकता है कई सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस के अंदर, और कई सारे प्रोविजंस हैं जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ही है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। वहीं अगर मैं फेडरलिज्म की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, वहां पे स्टेट्स के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सेंटर के लिए अलग होता है। उसके बाद यहाँ पे सिटीजनशिप भी सिंगल है। अमेरिका के अंदर डबल सिटीजनशिप है, वहां पे स्टेट्स की भी सिटीजनशिप है, उसके बाद सेंटर की भी सिटीजनशिप है। मतलब कि एक नागरिक के पास दो तरह की सिटीजनशिप होती है, वो अपनी स्टेट का भी नागरिक है और साथ ही साथ देश का भी नागरिक है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। उसके बाद यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कई सारा पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो आसानी से चेंज किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस है, हमारे पास आर्टिकल 352 है, 356 है, 360 है, जिसके तहत कई सारे हमारी इमरजेंसी प्रोविजंस उसके अंदर दिए गए हैं। मतलब कि इमरजेंसी के तहत जो है वो पूरे देश के अंदर जो है वो सेंटर जो है पूरे देश को कंट्रोल कर सकता है। तो ये सब प्रोविजंस हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी बनाते हैं। तो इसीलिए जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो यहाँ पे यूनिक टाइप ऑफ फेडरलिज्म है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को केसी बियर कहते हैं कि ये क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद ग्रैनवाइल अस्टीन कहते हैं कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत का संविधान फेडरल है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर कई सारे यूनिटरी फीचर्स हैं जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसीलिए जो हमने फीचर पढ़ा उसका नाम था फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। मतलब कि फेडरल सिस्टम है लेकिन सेंटर की तरफ जो है वो इंक्लाइंड है। उसके बाद फिफ्थ फीचर इसके अंदर आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदुस्तान ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट किया है। हमने ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट था ये ब्रिटेन से लिया है, मतलब कि ब्रिटिशर्स से लिया है। ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो हमने भी वहां से अडॉप्ट कर लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम को। क्योंकि था क्या, भारत के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 चल रहा था। 1947 से पहले अंग्रेज भारत को रूल कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया हुआ था। तो उसके साथ जो लोग हैं वो बड़े फैमिलियर हो चुके थे, लोगों को वो आसान लगने लगा था। तो इसलिए हमने भी इसको 1947 के बाद जब हमारा संविधान बन गया 1949 के बाद, हमने भी इस सिस्टम को जो है वो ऑप्ट कर लिया। तो जब मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करता हूं तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, देखो एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर जो है वो जैसे कि हम अमेरिका के अंदर देखते हैं, और एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं उनके अंदर बड़ा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होता है। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे स्ट्रॉन्ग सेपरेशन ऑफ पावर होती है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में।
अब यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात जब मैं करता हूं तो लेजिस्लेचर में से ही कुछ लोग एग्जीक्यूटिव होते हैं। जैसे कि लेजिस्लेचर होते हैं जो लॉज को बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव होते हैं जो इंप्लीमेंट करते हैं। तो लेजिस्लेचर की मैं जब बात करता हूं, हमारे देश के अंदर जो है वो हमारे मिनिस्टर्स भी लेजिस्लेचर ही है, लेकिन मिनिस्टर्स जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एग्जीक्यूटिव का काम भी करते हैं। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो बड़े कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन से चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे पास। मतलब कि नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो सबसे हायर पोजीशन होगी, लेकिन वो नॉमिनल होगा, उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं होंगी। लेकिन वहीं हमारे पास रियल एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद यहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है वो रूल करती है। उसके बाद यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर को। तो इसलिए मैंने आपको कहा कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर के प्रति जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। उसको हमारे पार्लियामेंट को, हमारे लेजिस्लेचर को कई सारे जवाब देने पड़ते हैं, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है। वहीं अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें तो वहां पे प्रेसिडेंट की जो है लीडरशिप होती है बेसिकली। तो यहाँ पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर बेसिकली ज्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद सिक्स्थ इसका फीचर आता है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री एंड जुडिशियल सोवरेनिटी। अब सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री एंड जुडिशियल सोवरेनिटी का मतलब क्या हुआ? देखो, जो हिंदुस्तान का सिस्टम है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी है और जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है, जुडिशियल सोवरेनिटी भी है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब मैं ब्रिटेन की बात करता हूं, ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, मतलब कि पार्लियामेंट वहां पे सोवरन है, पार्लियामेंट के पास सबसे ज्यादा पावर है। वहां पे कोर्ट्स के पास, जुडिशरी के पास ज्यादा पावर नहीं है, पार्लियामेंट वहां पे सबसे ज्यादा पावर रखता है और पार्लियामेंट जो चाहे वो ही कर सकता है ब्रिटेन के अंदर। वहीं दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर जुडिशरी सबसे पावरफुल है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है, वहां पे जुडिशियल सोवरेनिटी है, मतलब कि जुडिशरी जो चाहे वो कर सकती है। वहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, मतलब कि जुडिशरी जो चाहेगी वही होगा। तो यहाँ पे जुडिशरी जो है वो सुप्रीम है, सोवरन है। वहीं पे ब्रिटेन के अंदर जो है वो पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, सोवरन है। लेकिन जब मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, ये दोनों का ब्लेंड है। हिंदुस्तान के अंदर जो है वो हमने हर चीज में ब्लेंड ही रखा होता है। तो बेसिकली हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, पार्लियामेंट के पास भी सोवरेनिटी है, और हमारे पास जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास भी सोवरेनिटी है, जुडिशरी हमारी सुप्रीम है, क्योंकि हमने दोनों का एक बैलेंस बना के रखा हुआ है। अब होता क्या है, देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पार्लियामेंट के किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है जुडिशियल रिव्यू से। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई भी कानून जो कि संविधान के खिलाफ है या फिर देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। वहीं दूसरी ओर हमारा जो पार्लियामेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो लार्जर पार्ट है उसको पार्लियामेंट मजे से अमेंड कर सकता है। तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बीच और पार्लियामेंट के बीच, हमारी सरकार के बीच हमेशा एक लड़ाई टाइप लगी होती है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। इमरजेंसी की बात कर लो, इंदिरा गांधी जी के टाइम की बात कर लो, उस वक्त भी यही चलता था। तो हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, सोवरन है, और जुडिशरी भी सोवरन है। तो हमारा जो पार्लियामेंट और जुडिशरी है इनके बीच एक बैलेंस बनाया हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, हमारे पास जुडिशरी भी सुप्रीम है, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जुडिशरी सबसे सुप्रीम है, हमारे पास पार्लियामेंट भी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे सिंथेसिस है किसका, पार्लियामेंट्री और जुडिशियल सोवरेनिटी का। उसके बाद नेक्स्ट फीचर इसके अंदर आता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है ये इंटीग्रेटेड भी है और इसी के साथ साथ ये इंडिपेंडेंट भी है। अब इंटीग्रेटेड होने का मतलब क्या है? मतलब कि हिंदुस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, तो ये तो एक तो इंटीग्रेटेड है और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये हुआ कि हमारे पास सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं, उसके नीचे हमारे पास सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, उसके बाद लोअर कोर्ट्स हो गए। तो इस तरीके से हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट्स, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये तो एक तो इंटीग्रेटेड है और उसी के साथ साथ हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब कि कैसे? जैसे कि अगर जजेस को हटाना हो उनकी कुर्सी से तो बड़ा टफ प्रोसीजर है, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेस के अंदर, उसके बाद कई सारे टफ प्रोसीजर्स हैं, उसके बाद उनकी फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस हैं। मतलब कि
उनको जो सैलरी मिल रही है उनकी सैलरी के अंदर जो है आप सैलरी उनकी कम नहीं कर सकते, उनकी सर्विस कंडीशंस को कम नहीं कर सकते जैसे ही उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा जुडिशरी के अंदर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो एक तो इंटीग्रेटेड है, मतलब कि हमारे पास हायरार्की है, हायरार्की मतलब कि सुप्रीम कोर्ट एंड देन हमारे पास हाई कोर्ट्स एंड देन हमारे पास सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इस तरीके से हम देखते हैं। उसके बाद हमारा सिस्टम इंडिपेंडेंट है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता है, किसी को धमका नहीं सकता है, क्या बोलते उनको जजेस को प्रेशराइज नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि उनके पास जो है वो इंडिपेंडेंट क्या बोलते पोजीशन है। जैसे कि किसी भी जज को आप आसानी से जो है वो रिमूव नहीं कर सकते हो, हटा नहीं सकते हो। उसके बाद उनकी फिक्स सर्विस कंडीशंस होती हैं, सेपरेशन होती है एग्जीक्यूटिव की जुडिशरी से। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये इसका फीचर है। उसके बाद अगला फीचर इसके अंदर आता है फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, जिसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास राइट टू इक्वालिटी आता है, जो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आता है। उसके बाद हमारे पास राइट टू फ्रीडम आता है, जो हमारा आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक आता है। उसके बाद हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आता है आर्टिकल 23 और 24 के अंदर। उसके बाद हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। उसके बाद हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स आते हैं आर्टिकल 29 और 30 के अंदर। उसके बाद हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है आर्टिकल 32 के अंदर। तो बेसिकली ये सब हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसीलिए इनको फंडामेंटल कहा जाता है, क्योंकि ये एक इंसान की जो है वो फंडामेंटल डेवलपमेंट करते हैं। तो बेसिकली अगर हमारे इन राइट्स को कोई वायलेट करता है, सरकार अगर हमारे इन राइट्स को हमसे छीनने की कोशिश करती है, या कोई भी प्राइवेट सिटीजन हमारे इन राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करता है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इन फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के अगेंस्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो क्या बोलते हैं इन्फोर्स करने की कोशिश करेगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करता है, प्रोटेक्ट करता है, और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बचा के रखता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आते हैं हमारे संविधान के अंदर। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट फीचर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि हमारे संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हम डीपीएसपीज बोलते हैं, वो मेंशन किए गए हैं। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं? तो बेसिकली ये स्टेट को बताते हैं कि स्टेट को क्या करना चाहिए। तो बेसिकली ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये एक तरह की इंस्ट्रक्शंस है स्टेट के लिए कि स्टेट को ये सब करना चाहिए। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर लिखा गया है कि स्टेट को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। अब ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि जब कभी भी उनको सही लगेगा, गवर्नमेंट को सही लगेगा, तब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला सकते हैं। उसी के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर लिखा गया था कि 14 साल तक के बच्चों को जो है वो मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने इस डीपीएसपी को जो है वो फंडामेंटल राइट बना दिया गया, मतलब कि हाँ अब जो है वो बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। तो डीपीएसपी बेसिकली सरकार को बताते हैं कि आपको ये सब करना चाहिए, और सरकार के ऊपर होता है कि सरकार ये सब कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अब डीपीएसपी को डीपीएसपी के अंदर क्यों डाला गया, इनको फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि ये डीपीएसपी के अंदर है और इनको हम डायरेक्टली कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। मतलब कि इसके अंदर कुछ लिखा होगा जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है भाई, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। इनको फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं इसलिए नहीं डाला गया है क्योंकि जिस वक्त जब हम 1947 की बात करते हैं, जब हमारा संविधान बना, तो उस वक्त हमारे देश के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे कि जो भी इसके अंदर चीजें डाली गई थी, जैसे कि आपको जो है वो राइट टू वर्क होना चाहिए, आपके पास क्या बोलते राइट टू लिवलीहुड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक डिसेंट लाइफ होनी चाहिए, कई सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें अगर इन्फोर्स करवाना स्टार्ट कर दी तो उससे क्या है, इतने पैसे नहीं थे उस वक्त सरकार के पास, तो इसलिए इनको जो है वो डीपीएसपी के अंदर रखा गया। तो बेसिकली ये सरकार के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि सरकार को ये सब करना चाहिए, इसलिए इनको बीआर अंबेडकर जो है वो नोबल फीचर्स कहते हैं। ये पार्ट 4 के अंदर आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।
आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के अंदर। और इसके अंदर बताया गया है कि हमारी स्टेट को ये सब करना चाहिए, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, जैसे कि फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, जैसे कि उसके बाद पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, और भी कई सारे प्रोविजंस इसके अंदर है। तो ये सब आता है बीपीएसपी के अंदर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। उसके बाद इसके अंदर आती है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई है। हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या होता है कि हम सब नागरिकों के कुछ फर्ज हैं जो हमें अपने देश के लिए निभाने हैं। जैसे कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिल गए हैं, हमें संविधान बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन हम क्या अपने देश को दे रहे हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हर एक नागरिक को पता होने चाहिए, क्योंकि हमारा भी कुछ फर्ज है इस देश के प्रति। जैसे कि हमें अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, हमें अपने फ्रीडम फाइटर्स की रिस्पेक्ट करनी है, हमें आपस में भाईचारा बना के रखना है, हमें जो है वो साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना है, हमें जो है वो इन्वायरमेंट क्लीन करके रखना है अपना, हमें जो है वो फॉरेस्ट्स को बचाना है, हमें जो है वो ग्रीन इन्वायरमेंट को बचाना है। तो ये जो सब फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती हैं। तो बेसिकली ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थी। मतलब कि जब हमारा संविधान बना था उस वक्त फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डाला गया था। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई इस देश में 1975 से लेकर 77 तक, तो उस टाइम पे एक अमेंडमेंट आई जिसका नाम था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसके तहत हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया आर्टिकल 51A के अंदर, जिसके अंदर हमने पार्ट 4A को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट किया। मतलब कि एक नया पार्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला जिसका नाम था पार्ट 4A, और उसके अंदर आर्टिकल 51A जोड़ा और उसके अंदर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को डाल दिया। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के अंदर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड ऑन किया था। उसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट फीचर के अंदर आता है सेक्युलर स्टेट। अब भारत एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट का मतलब ये है कि जो हमारी स्टेट है, जो हमारी सरकार है, उसका कोई धर्म नहीं है। मतलब कि हमारे देश का, हमारी स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे यहाँ रिलीजन अपना काम करेगा, स्टेट अपना काम करेगी। तो बेसिकली ये है कि हम हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। सरकार की नज़र में सारे मजहब जो है वो बराबर है, हर किसी के पास अपने मजहब को मानने का अधिकार है। स्टेट का कोई अपना मजहब नहीं होगा, स्टेट जो है वो इक्वल रिस्पेक्ट देगी सारे मजहबों को। और इसलिए हमारे देश में कहा जाता है सर्वधर्म समभाव, मतलब कि इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। तो बेसिकली क्या है, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है स्टेट का। और साथ ही साथ ये जो सेक्युलर वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत ऐड ऑन किया गया था, जिस वक्त इमरजेंसी लगी हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। इसका मतलब क्या होता है, जो भी नागरिक 18 साल से ऊपर की उम्र का है, भारत का कोई भी नागरिक, भारत देश का कोई भी सिटीजन जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उसके पास वोट करने का अधिकार है। चाहे अंबानी का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, हर किसी के वोट की इक्वल वैल्यू है। अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आपके पास वोट करने का अधिकार है। तो बेसिकली हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। पहले जो वोट करने की उम्र थी वो मिनिमम उम्र थी 21 साल। मतलब कि पहले क्या था, पहले 21 साल से ऊपर के लोगों के पास वोट करने का अधिकार था। लेकिन क्या हुआ, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 के तहत क्या किया गया, ये जो 21 साल उम्र थी इसको 18 साल कर दिया गया। अब 18 साल से ऊपर के लोगों के पास वोट करने का अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिंगल सिटीजनशिप। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। जैसे अगर आप अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, वहां पे लोगों के पास डबल सिटीजनशिप होती है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान की बात करेंगे, यहां पे आपके पास एक ही नागरिकता है, एक ही सिटीजनशिप है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया में, मतलब कि यूएसए में, मान लो वहां पे स्टेट है एक जिसका नाम है कैलिफोर्निया। तो एक नागरिक जो है, एक इंडिविजुअल जो है, वो कैलिफोर्निया का सिटीजन भी होगा और साथ ही साथ ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए का भी सिटीजन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो सिटीजन होता है वो दो तरीके के राइट्स को एंजॉय करता है। उसको वहां की स्टेट ने भी कुछ राइट्स दिए हैं और वहां के देश ने भी कुछ राइट्स दिए हैं। और अगर आप यूएसए की किसी दूसरी स्टेट की बात करें तो हो सकता है दूसरी स्टेट में अलग तरीके के राइट्स दिए गए हों। लेकिन आप हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब कि आप पूरे देश के नागरिक हो, बाकी कोई अलग
स्टेट की सिटीजनशिप आपके पास नहीं है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, आपके पास दो तरह की सिटीजनशिप होती है, एक तो स्टेट की सिटीजनशिप होगी, एक जो है देश की सिटीजनशिप होगी। स्टेट की सिटीजनशिप के अंदर भी आपको अलग अलग तरह के राइट्स मिल सकते हैं और देश की सिटीजनशिप के अंदर भी आपको अलग तरह के राइट्स मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि एक स्टेट जैसे कैलिफोर्निया है, वहां के इंडिविजुअल्स को वहां की स्टेट जो है वो कोई स्पेशल राइट्स देती हो, दूसरी स्टेट जो है वो दूसरे इंडिविजुअल्स को, अपने इंडिविजुअल्स को अलग तरह के राइट्स देती हो। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे डुअल राइट्स को एंजॉय किया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। उसके बाद इसके अंदर आता है इंडिपेंडेंट बॉडीज। अब क्या है, हिंदुस्तान के अंदर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अलावा भी कई सारी ऐसी बॉडीज हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि ये बॉडीज अपने दम पे इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती हैं और इनको रिमूव करना, यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं इनके मेंबर्स को रिमूव करना, हटाना, इनको जो है अपॉइंट करना बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट होती हैं। अब बात ये है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं कौन कौन सी, जैसे कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 324-25 के अंदर ये आता है। जब मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता हूं, ये इंश्योर करता है कि किस तरह से स्टेट के अंदर जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवानी है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, पार्लियामेंट के लिए किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवानी है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर किस तरह से फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस करवानी है, ये सब इंश्योर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारे पास कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आता है, जिसको हम कैग भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं उनको जो है ऑडिट करता है। इसको हम पब्लिक पर्स का गार्जियन भी कहते हैं, कि जो भी पैसा है, जनता का पैसा, उसका गार्जियन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारे पास यूपीएससी आता है, मतलब कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी हमारे देश के लिए सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करता है, आईएएस आईपीएस को अपॉइंट करता है, आईएफएस को अपॉइंट करता है, ताकि हमारे देश के अंदर सिविल सर्विसेज को मैनेज किया जा सके, हमारे देश के लिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जा सके। उसके बाद हमारे पास स्टेट पीएससी आता है। स्टेट पीएससी मतलब कि स्टेट लेवल पे पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट के अंदर जो है वो सिविल सर्वेंट्स को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। ये बॉडीज भी इंडिपेंडेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका फीचर इमरजेंसी प्रोविजंस। अब देखो, हमारा संविधान के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जो कि बड़े यूनिक है। बाकी देशों के संविधान के अंदर हमें ऐसी यूनिकनेस नहीं देखने को मिलती है। हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। अब इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर क्या होता है, हमारे पास नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 के तहत, जिसके अंदर सारी की सारी जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। पूरा का पूरा देश जो है वो यूनिटरी बन जाता है। सारी की सारी स्टेट की पावर्स जो है वो सेंटर के पास आ जाती है। सेंटर जो चाहे वो कर सकता है, आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है आर्टिकल 19 और 21 के अलावा। उसके बाद कई सारी चीजें जो है वो सेंटर कर सकता है। आपको याद होगा 1975 और 77 का दौर, जिस वक्त इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, हमारे देश के अंदर कई सारे लोगों के राइट्स को कुचला गया था। लोग इसको लोकतंत्र की हत्या भी बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह की इमरजेंसी आती है। आर्टिकल 352 के तहत हमारे पास नेशनल इमरजेंसी है, हमारे पास स्टेट इमरजेंसी है आर्टिकल 356 के तहत, हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी है जब हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है आर्टिकल 360 के तहत। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी तो आज तक हमारे देश में नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लग चुकी है, और जब मैं बात करूं स्टेट इमरजेंसी तो इसको तो मैं गिन भी नहीं पाऊंगा कितनी बार लगी है। तो बेसिकली इमरजेंसी के तहत क्या होता है, सेंटर सारी की सारी पावर्स अपने पास ले लेता है, यूनिटरी बन जाता है पूरा देश। मतलब कि कैसा सिस्टम है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे तरीके से यूनिटरी बन जाता है इमरजेंसी के दौरान। तो इमरजेंसी के प्रोविजंस इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे देश की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और यूनिटी को बनाए रखना जो है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये प्रोविजंस। मतलब कि देश के अंदर जब यूनिटी चाहिए हो, सोवरेनिटी चाहिए हो, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना हो, कोई बाहर से हमला हो जाए, उस वक्त हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम हम देखते हैं कि इन प्रोविजंस को जो है मिसयूज किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर सिस्टम का मतलब क्या हुआ, 3 टायर गवर्नमेंट है हमारे पास। देखो, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टायर सिस्टम नहीं था। हमारे पास डुअल पॉलिटी हुआ करती थी, डुअल गवर्नमेंट होती थी। हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स होती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती थी। अब हमारे पास तीसरे लेवल पे भी गवर्नमेंट्स आ गई हैं। वो कौन सी हैं, लोकल गवर्नमेंट्स, पंचायत लेवल पे गवर्नमेंट्स, म्युनिसिपैलिटीज हमारे पास आ गई है। तो क्या हुआ, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत क्या किया गया, हमारे पास यहाँ पे जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश किया गया, जिसके अंदर हम देखते हैं कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, ये जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, इनको इस्टेब्लिश किया गया। पंचायत हमारे पार्ट 9 के अंदर आती हैं। पार्ट 9 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया गया, शेड्यूल 11 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया गया जो पंचायत के साथ डील करता है। उसके बाद हमारे पास पार्ट 9A
ऐड ऑन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, शेड्यूल 12 ऐड ऑन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो म्युनिसिपैलिटीज के साथ डील करता है। तो बेसिकली हमारे पास 3 लेवल्स की गवर्नमेंट्स को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया गया है। सबसे ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, उसके बाद हमारे पास लोकल गवर्नमेंट्स है जैसे कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। अब इनको 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत जो है वो हमारे देश के अंदर जो है वो पूरे तरीके से लीगली जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन उससे पहले जब हमारा संविधान बना था उस वक्त हमारे पास डीपीएसपीस के अंदर आर्टिकल 40 था जो कहता था कि विलेज लेवल पे पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि डीपीएसपीस के अंदर जो चीजें थी उन चीजों के अंदर सरकार ने काम किया है और उनको लीगली जो है वो एक्ट बना के हमारे देश के अंदर इस्टेब्लिश भी किया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स थे उनको डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिसिज्म्स को, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्रिटिसिज्म है, किस तरह से लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं और किस बुनियाद के ऊपर करते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हुए क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं लोग, अलग अलग थिंकर्स। तो इस तरीके से हम इसके क्रिटिसिज्म्स को देखने वाले हैं। सबसे पहला जो इसका क्रिटिसिज्म दिया जाता है वो है अ बारोड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर यह कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है ये बारोड है, मतलब कि अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को आपने डायरेक्टली बारो कर दिया है, मतलब कि कॉपी कर दिया है, उधार ले लिया है, मतलब कि एज इट इज लिख दिया है। जैसे कि आपने ब्रिटेन से, फ्रांस से, यूएसए से, वहां से सब कुछ उठाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, तो सारा का सारा बारोड कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इसी को टैकल करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बारोड नहीं है, हमने अलग अलग देशों को कॉपी जरूर किया है लेकिन अपने देश के हिसाब से हमने अलग अलग चीजों को जो है वो मॉडिफाई किया है, अपने देश की स्थिति के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, अपने देश के नेचर के हिसाब से कि कौन सी चीज हमारे देश को सूट करती है। और उनका यह कहना था कि अगर अलग अलग देशों के संविधान के अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं तो हमें वो अच्छी चीजें लेनी चाहिए, कॉपी करनी चाहिए। कॉपी करने में क्या दिक्कत है, मतलब कि अगर दुनिया के अंदर पहले से व्हील को इन्वेंट कर लिया गया है, मतलब कि टायर को इन्वेंट अगर कर लिया है दुनिया के अंदर, तो दोबारा टायर को इन्वेंट करने की क्या जरूरत है। हमें तो वो चीज जो है वो अपनी जिंदगी में जो है वो उसको इनकलकेट करना चाहिए। या फिर एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर दुनिया में किसी ने अगर किसी चीज को डिस्कवर कर दिया है तो पूरी दुनिया उस चीज को इस्तेमाल करती है, अब सारे थोड़ा ना डिस्कवर करेंगे उस चीज को। तो वही कहना था उनका कि जो हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग देशों से कॉपी किया है, हमने अपने देश के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया है, हर एक चीज के ऊपर, हर एक आर्टिकल के ऊपर, हर एक प्रोविजन के ऊपर घंटों घंटों चर्चा हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। एक एक लफ्ज को जो है वो पढ़ा गया है, उसके ऊपर चर्चा हुई है, डिबेट्स हुई है, डेलिब्रेशंस हुई है। उसके बाद हमने संविधान को हमारे देश के अंदर जो है वो बनाया है और लागू किया है। उसके बाद सेकंड क्रिटिसिज्म इसके अंदर दिया जाता है अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। लोगों का कहना है कि जो हमारा 1935 का एक्ट था हिंदुस्तान के अंदर, उसकी कार्बन कॉपी है हमारा ये संविधान, अपना जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि हमारा संविधान 1935 का एक्ट ही है, बस इसके अंदर हमने एक जो चेंज लाई है वो ये है कि हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया है लोगों को, मतलब कि हर किसी को वोट करने का अधिकार दे दिया है। बाकी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी है किसकी, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसकी। तो क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर लार्जर प्रोविजंस जो है वो 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो बेसिकली हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो यहाँ से ड्राइव किया है, और हम 1935 के एक्ट के साथ फैमिलियर हो गए थे। तो 1935 के कुछ प्रोविजंस को अपने संविधान के अंदर डालना, इससे क्या हुआ, हमारे समाज के अंदर थोड़ी आसानी हो गई। तो जैसे BR अम्बेडकर का कहना था कि हमने कुछ प्रोविजंस लिए हैं 1935 के एक्ट से, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि पेटेंट है किसी का किसी कानून के ऊपर। उनका ये कहना था कि जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशंस की वो सभी की एक ही है, तो हम डिराइव कर सकते हैं उधर से। उसके बाद यहाँ पे कहना है कि ये अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे, जो उनकी एस्पिरेशंस थी, वो चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं झलकती है। जैसे कि महात्मा गांधी जी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट भी नहीं थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अंबेडकर जी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपने गांधी के जो आइडल्स थे, गांधी जी के जो आदर्श थे, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डाला। कहा जाता है कि गांधी जी जो है वो उनको अंबेडकर जो है वो क्रिटिसाइज करते थे, उनको नहीं, गांधी जी की जो विचारधारा थी उससे सहमत नहीं थे अंबेडकर।
जो गांधी जी के आदर्श थे उनको हमारे संविधान के अंदर नहीं डाला गया है। ये भी यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि ये अन इंडियन और एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अन इंडियन और एंटी इंडियन का मतलब ये हुआ कि भाई भारत के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपने इंग्लैंड से आप पढ़ के आए और वहां के सिस्टम को आपने पढ़ा और हिंदुस्तान में डाल दिया। जो हिंदुस्तान का अपना यहाँ का लोकल ट्रेडिशन है वो हमें दिखता ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आपने जो है वो लार्जली जो ब्रिटेन या वेस्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको हमारे संविधान के अंदर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे कहा जाता है कि ये एलिफेंटाइन साइज का है, मतलब कि बल्कि बहुत है, बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म दिया जाता है कि यार इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कौन पढ़ेगा इसको। उसके बाद इसके अंदर कहा जाता है कि ये पैराडाइज है किसकी, लॉयर्स की, मतलब कि ये लॉयर्स की दुनिया है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन था इसके अंदर मेनली जो है लॉयर्स लोग थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजा गोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, सारे लीगल एक्सपर्ट्स थे। तो उन्होंने क्या किया, जो भाषा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली है वो इतनी टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है कि आम इंसान उसको समझ नहीं सकता है। और जब आम इंसान इन लॉयर्स की भाषा को समझ ही नहीं पाएगा तो कैसे ये कि आम इंसान को पता चलेगा कि मेरे संविधान में क्या लिखा है, मेरे राइट्स क्या हैं, मुझे सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से जाना चाहिए, लीगल प्रोसेस क्या होता है। तो इस तरीके से ये भी एक क्रिटिसिज्म दिया जाता है कि लॉयर्स के द्वारा डोमिनेट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। लॉयर्स की पैराडाइज है ये। यहाँ पे सिर्फ लीगल एक्सपर्ट्स थे, वकील लोग थे और इन्होंने बड़ा टफ बना दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, बल्कि बना दिया और उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड उसको कर दिया, उसके अंदर बड़ी टफ लैंग्वेज है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म यहाँ पे दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या थे, हमने उसके सेलिएंट फीचर्स को डिस्कस किया है। उसके बाद हमने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिसिज्म्स को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और इसी के साथ साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कुछ और चीजों के बारे में बात होगी। तब तक आप सबको धन्यवाद।